Hello students, welcome back to all of you on my YouTube channel BioBridge. So today we are going to discuss about the digestive system. This is the fourth lecture of digestive system. So student, ये जो लेक्चर होने वाला है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक का बहुत सारा डिटेल्स पढ़ेंगे, स्टमक का स्ट्रक्चर पार्ट्स। स्टमक के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे एक्सोक्राइन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे उसमें फंक्शंस होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें से जितने भी टॉपिक हम लोग टच करेंगे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए सफिशियंट होगा, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका एमबीबीएस वाला एग्जाम क्यों ना हो। वो सारे टॉपिक को टच करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे और ये सफिशियंट रहेगा। इससे बाहर और इससे ज्यादा हो नहीं सकता है कि आएगा, लेकिन आएगा जो तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के बारे में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड सबको पता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्टमक का साइज होता है, शेप होता है, वो जे शेप का होता है, एक अल्फाबेट जे। तो उसी के शेप का क्या होता है, हमारा स्टमक होता है। सो स्टार्ट करेंगे स्टमक के। तो जो जे शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और बात करते हैं कि इसका जो मेन फंक्शंस क्या होता है कि स्टोरेज, फूड का क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा ईसोफेगस है, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं इसको। ईसोफेगस के साथ ड्यूडेनम को कनेक्ट करने का ये फंक्शंस करता है हमारा स्टमक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टमक। तो फर्स्ट रोल क्या हुआ इसका कि ये ज्वाइंट करता है। ठीक, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट ईसोफेगस टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा कि ये रिजर्वायर की तरह काम करता है। मतलब हमारा फूड जितने हम लोग खाते हैं, जितने फूड हम लोग इनटेक करते हैं, वो फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। रिजर्वायर, या फिर इसको फूड चैम्बर भी बोल सकते हैं, फूड चैम्बर। ये है हमारा स्टमक। अब बात करते हैं इसके लोकेशंस के बारे में। अगर इसका लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये जो होता है, हम लोग आप लोग स्टडी किए होंगे कि जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल रीजन को 9 क्लास में डिवाइड किया गया है, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो इपीगैस्ट्रिक वाला रीजन होता है, इपीगैस्ट्रिक 9 रीजन में देखिएगा, इस तरह से 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इपीगैस्ट्रिक ये वाला जो होता है रीजन, इसको इपीगैस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक, और थोड़ा सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये वाला रीजन, यहां पर हमारा आता है स्टमक। ये वाला रीजन में आता है स्टमक। सो इसका लोकेशंस क्या हो जाएगा कि ये कहां पे होता है, तो ये हमारा इपीगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियक वाला रीजन में होता है। इसका लोकेशंस क्या हो जाएगा, इपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स में प्रेजेंट होता है। और एक बार और आप लोग ध्यान से देख लेंगे, इंटरनेट पे सर्च मार कर देखेंगे या फिर कहीं भी पढ़ेंगे कि जो जो एब्डोमेन का रीजन्स होता है, जिसको 9 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, तो वो 9 रीजन्स में कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर बात करते हैं इसका लोकेशंस के बारे में। वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग इसका लोकेशंस बात करेंगे तो ये हमारा कहां से कहां तक है, T10 से लेकर हमारा L1 तक, नंबर 1 तक जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है, उसके अंदर में ये आता है। हमारा थोरैसिक 10 से लेकर नंबर 1 तक
आता है ये हमारा स्टमक वाला रीजन। ठीक, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स में। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका जो कैपेसिटी होता है कितना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं पूरा खाते जाते हैं, पूरा खाते जाते हैं, और खाते जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि स्टमक का कैपेसिटी कितना होता है। लेकिन उनको क्या है कि उनको खाना है, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पार्टी में गए, मटन खा लिए, चिकन खा लिए, ठीक, फिश करी खा लिए, तो वो सारे चीज खा सॉरी खा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। तो स्टमक का एक कैपेसिटी होता है, उससे ज्यादा खाने पर क्या होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट होता है, एंटी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें जितना भी स्टमक का कंटेंट होता है वो एक वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। सो इसका एक नॉर्मल कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल कैपेसिटी वो 1 से 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर तक होता है। ठीक, 1.5 लीटर तक होता है, ये नॉर्मल कैपेसिटी है, इतना हम लोग सफिशियंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा जब स्ट्रेच होता है, ज्यादा स्ट्रेच होगा, फूड बहुत ज्यादा खा लिए, स्टमक स्ट्रेच होता है, आपको पता है स्ट्रेच होता है क्योंकि उसमें इरेगुलर फोल्ड्स होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं रुगे। ठीक, उसके वजह से स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने के बाद ऑलमोस्ट 3 लीटर का कैपेसिटी बन जाता है। मतलब 3 लीटर पानी उसमें डाल देंगे तो वो सफिशियंट रहेगा। उससे ज्यादा डालेंगे 4 लीटर 4.5 लीटर तो वो वॉमिटिंग कराएगा ही कराएगा। ठीक, और ये इनडाइजेशन भी हो जाएगा। स्टमक का जो HCl है, HCl पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, उसका फंक्शंस उस पर अच्छा से नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर डाइजेशन जो होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग्स हो जाता है। अब बात करते हैं स्टमक के पार्ट्स के बारे में। क्या बात करते हैं, स्टमक के पार्ट्स के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टमक का पार्ट्स है उसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। ठीक, क्योंकि हार्ट के जस्ट सामने होता है इसलिए इसको कार्डियक रीजन बोलते हैं। ठीक, और यहां पर जो ये स्पिंक्चर लगा हुआ है बैक फ्लो को, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो जो रिफ्लक्स हो रहा है, स्टमक का कंटेंट जो इसोफेगस में आ रहा है, तो उसको प्रिवेंट करता है कार्डियक स्पिंक्चर, और इसी वाले रीजन को क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन। ठीक, और कार्डियक रीजन एक स्टमक का पार्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है फंडस। ये ऊपर का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, एक गुंबद जैसा जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो है फंडस। ठीक, और फंडस वाले रीजन का मेन फंक्शंस क्या होता है कि ये यहां से जितने भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, HCl के संपर्क में जितने भी कंटेंट आते हैं तो वहां से गैस प्रोड्यूस होता है, और वो गैस प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, इस वाले रीजन में क्या होता है, गैस का वहां पर कंटेंट होता है, मतलब गैस वहां पर बन जाता है। ठीक, वहां पर रखा जाता है गैस। नेक्स्ट बात आता है ये वाला रीजन, ये बड़ा वाला जिसको बॉडी बोलते हैं, सेंटर पार्ट स्टमक का जिसको बॉडी बोलते हैं। इसका क्या होता है कि इसमें फूड कंटेंट ज्यादा आता है, इस वाले एरिया में फूड कंटेंट ज्यादा आएगा फूड, और जिससे वजह से क्या होता है कि ये वाला रीजन ज्यादा स्ट्रेचबिलिटी होता है, एक्सपेंशन होता है, मतलब फैलता है। ठीक, फैलता है। उसके बाद आता है हमारा पाइलोरस पार्ट, ये पाइलोरिक रीजन, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन। इसने रीजन के बीच में क्या जो पाइलोरिक रीजन आता है। ठीक, और पाइलोरिक रीजन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था हमारा कार्डियक स्पिंक्चर। क्या था, कार्डियक स्पिंक्चर। तो फर्स्ट अगर हम स्टमक के पार्ट्स के बारे में बात किया जाए, पार्ट्स ऑफ स्टमक, तो फर्स्ट वाला पार्ट्स में आ जाएगा हमारा कार्डियक रीजन, कार्डियक वाला रीजन आ जाएगा। और कार्डियक वाला रीजन का मेन फंक्शंस क्या होता है कि ये एंट्री पॉइंट होता है, फूड का एंट्री पॉइंट, फूड एंट्री पॉइंट इसोफेगस से होते हुए ये यहां पर स्टमक में एंटर कराता है, तो वो हमारा कार्डियक रीजन के होते हुए कराता है। नेक्स्ट आता है बॉडी, बॉडी के पहले आता है फंडस, बॉडी से पहले क्या आता है, फंडस वाला रीजन। तो बॉडी का मेन फंक्शंस क्या होता है कि ये मेन पार्ट होता है, स्टमक का मेन पार्ट होता है। ठीक, स्टमक का मेन पार्ट होने की वजह से क्या होता है, वहां पर एक्सपेंशन होता है, मतलब आपका स्टमक फैलेगा।
ठीक, फैलेगा। क्यों फैलेगा आगे बात करेंगे। फिर आता है हमारा फंडस वाला रीजन। तो फंडस वाला रीजन गैस को कंटेंट करता है, मतलब यहां से जो गैसेस प्रोड्यूस होंगे, जो केमिकल डाइजेशन होता है, HCl आएगा, पेप्सिनोजेन आएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, फिर से हमारा आता है कौन सा, रेनिन आएगा। रेनिन वो किडनी वाला नहीं समझिएगा, RENNIN जो बच्चों में होता है। तो वहां से जो मिक्सअप होता है, वहां से जो गैसेस प्रोड्यूस होता है, वो हमारा फंडस वाला रीजन में जाकर पहुंच जाता है, और इसी रीजन में क्या होता है, ठहरा हुआ होता है। ठीक, अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है रीजन जिसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। पाइलोरिक एंट्रम बोल देंगे। सबसे पहले तो इसे नॉर्मली पाइलोरिक पार्ट्स बोलते हैं, और पाइलोरिक पार्ट्स का 2-3 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, पाइलोरिक एंट्रम। दूसरा क्या है, पाइलोरिक कैनाल। और तीसरा क्या है हमारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर आप डायग्राम में बिल्कुल देख रहे होंगे कि जो पाइलोरिक रीजन है, पाइलोरिक पार्ट है, तो ये वाला रीजन को क्या बोल दिए, पाइलोरिक रीजन बोल दिए। उसमें 3 पार्ट्स होगा हमारा पाइलोरिक का। फर्स्ट पाइलोरिक एंट्रम, ये जो रीजन है, ये पाइलोरिक एंट्रम है। यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे लिखा भी हुआ है पाइलोरिक एंट्रम। ठीक, और पाइलोरिक एंट्रम का मेन फंक्शंस क्या होता है कि यहां पर सबसे ज्यादा फूड को मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ, या फिर मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब एक मूवमेंट होता है स्टमक में। क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि मूवमेंट होता है स्टमक में, मोर्टेलिटी। जैसे मशीन का पत्थर कैसे तोड़ता है, मशीन में पत्थर कैसे तोड़ेगा, उसी प्रकार से स्टमक अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, और फूड्स को क्या करेगा, मिक्स करेगा। तो एंट्रम वाला रीजन में क्या होता है कि स्टमक में जितने भी फूड कंटेंट होते हैं, इसी वाला रीजन में क्या होता है, मिक्स होते रहता है। ठीक, फूड मिक्स होते रहता है केमिकल्स के साथ। ठीक, और जो ये एंट्रम वाला रीजन है, यहीं पर क्या होता है कि काइम का फॉर्मेशन होता है। काइम क्या होता है, काइम क्या होता है, जब HCl के साथ फूड कंटेंट मिक्स हो जाएगा, फूड प्लस HCl मिक्स होता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग काइम। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, काइम। ठीक, और ये जो रीजन है यहां पर मिक्स होने के बाद और यही जो रीजन है यहां पर पुश किया जाता है फूड को। ये वाला रीजन पुश करेगा ताकि वो ड्यूडेनम वाला रीजन में आए और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो। ठीक, ये है इसका फंक्शन हमारा पाइलोरिक एंट्रम का। ठीक, और पाइलोरिक एंट्रम में ही क्या होता है हमारा, जी सेल होता है। इसी वाला रीजन में क्या होता है, जी सेल होता है। जी सेल जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कराता है, जी सेल्स। ठीक, यहां पर क्या होता है, जी सेल्स होता है जो हमारा सेक्रेट करता है किसका, गैस्ट्रिन का। और ये इसका गैस्ट्रिन का फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये गैस्ट्रिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा HCl के प्रोडक्शन के लिए। मतलब HCl कितना मात्रा में पैराइटल सेल्स बनाएगा, ये हमारा डिपेंड करता है ये गैस्ट्रिन, क्योंकि ये गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स है। ठीक, और ये हार्मोन्स ही हमारा पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, पैराइटल सेल्स को, कि पैराइटल सेल्स क्या करेगा, फिर HCl का प्रोडक्शन करेगा। और HCl का प्रोडक्शन का भी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि HCl का प्रोडक्शन होता कैसे है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। HCl का प्रोडक्शन अगर हम लोग जान जाते हैं तो उसके पीछे पीछे हम लोग ड्रग्स के बारे में भी जान जाएंगे कि कौन सा ड्रग्स वहां पर अप्लाई करेंगे, तो HCl का प्रोडक्शन रुक जाएगा। मतलब जितने भी गैस्ट्रिक सिचुएशंस होते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, जुलिंजर एलिशन सिंड्रोम हो गया, तो वो सारे कंडीशंस में कौन सा ड्रग अप्लाई करेंगे ये हमको नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि जो पाइलोरिक कैनाल होता है, पाइलोरिक कैनाल जो होता है जस्ट इसके नीचे होता है, ये पाइलोरिक एंट्रम और ये पाइलोरिक कैनाल। कैनाल से आपको क्या समझ में आता है, कैनाल एक रास्ता हो गया, तो ये ड्यूडेनम वाला जो रास्ता बन जाता है उसी वाले रीजन को क्या बोल देते हैं, जस्ट एंट्रम से नीचे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक कैनाल बोल देंगे।
ठीक, पाइलोरिक कैनाल बोल देंगे। और इसका मेन फंक्शंस क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर फूड प्लस HCl हमारा काइम बन गया है, आप इसको काइम पढ़े या फिर साइम पढ़े या फिर चाइम पढ़े, जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन इसी काइम को क्या करता है, ये एंट्रम वाला रीजन से ये हमारा पाइलोरिक कैनाल ये पुश करता है कि तुम ड्यूडेनम में अब जाओ, तुम क्या करो, ड्यूडेनम में जाओ। ये हमारा बन जाता है पाइलोरिक कैनाल का फंक्शंस। नेक्स्ट क्या बात करता है कि फूड, जो फूड होता है, जो इसमें मान लीजिए फूड इतना सारा मिक्स हो गया तो डायरेक्ट सबको पाइलोरिक कैनाल क्या करेगा कि ड्यूडेनम में जाओ, ये नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, तुम इतना पहले जाओ फिर उतना रेगुलेट, मतलब इसका फंक्शंस क्या है कि फूड को रेगुलेट करेगा कि कितने अमाउंट में ड्यूडेनम में पास कराना है। ये फंक्शन हो जाएगा हमारा पाइलोरिक कैनाल का। नेक्स्ट क्या करता है कि पाइलोरिक कैनाल जो होता है कि एक बार जब फूड कंटेंट इस वाले कैनाल में आ गया, ड्यूडेनम वाले रीजन्स में आ गया, तो उसको वापस से ड्यूडेनम से स्टमक में नहीं आने देगा, मतलब प्रिवेंट करेगा। जो रिफ्लक्स होता है, बैक रिफ्लक्स, उसको प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है। ठीक, जो इंटेस्टाइन में जो कंटेंट आ गया है, जो इंटेस्टाइन में जो फूड का कंटेंट आ गया है, उसको वापस से इस वाले एरिया में नहीं ले जाने देगा। कौन सा, हमारा पाइलोरिक कैनाल, ये होता है इसका फंक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, आप सबको पता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कौन सा है, तो ये है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये देखिए, ये रीजन जो दबा हुआ है, वो दबा हुआ एक्चुअली में नहीं है, वो क्या है, एक सर्कुलर मसल्स लेयर है। ठीक, सर्कुलर मसल्स है जो कि थोड़ा मोटा होता है और जो स्फिंक्टर की तरह फंक्शन करता है, जो किसी भी कंटेंट को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, मतलब जो ड्यूडेनम में चला गया उसको स्टमक में वापस नहीं ला पाएगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाउ अब क्या पढ़ेंगे कि देखिए, स्टमक में आप अगर अच्छे से डायग्राम देखेंगे या फिर स्टमक को आप देखे होंगे या फिर कभी स्टडी किए होंगे, बुक्स में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि फोल्ड्स होता है, उसमें क्या होता है, एक मतलब कि रफ डायग्राम पाया जाता है। स्टमक को अंदर से देखेंगे तो क्या होता है, उसमें इरेगुलर शेप का क्या होता है, फोल्ड्स होता है। और वो फोल्ड्स किसका बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर होता है। हमारा जीआई ट्रैक्ट का 4 लेयर था, कौन सा, सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, सेकंड इनर मोस्ट सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरी, फिर सिरोसा। तो अंदर का जो 2 इनर मोस्ट लेयर है उसी का फोल्ड होता है, उसी का क्या होता है, फोल्ड्स होता है, जिसको हम लोग रुगे बोलते हैं। और वो फोल्ड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो फोल्ड्स का मेन फंक्शन ही होता है कि जो स्टमक का एक्सपेंशन है, मतलब फैलाने का फंक्शन है। स्टमक में जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसका फंक्शन है, स्टमक को क्या करेगा, एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि क्या हो कि फूड HCl के साथ, केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से डाइजेशन हो। दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूगे एंड द रोल। अब बात करते हैं कि कर्वेचर्स के बारे में। कर्वेचर्स क्या होता है, कर्वेचर्स वो एज होता है। एज मतलब सपोज ये बोर्ड है तो बोर्ड का कोई किनारा होगा, ये कलम है तो ये कलम का कोई किनारा है, एज है। एज मतलब बॉर्डर। ये बॉर्डर क्या है, हमको पढ़ना पड़ता है किसी भी ऑर्गन्स का, जो कर्व ऑर्गन्स है, ये आपको पता है, ये कर्व ऑर्गन्स है। ठीक, आप देख सकते हैं ये कर्व ऑर्गन्स है। कर्व मतलब देखिए, ये कर्व ऑर्गन्स है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैंड किया हुआ स्ट्रक्चर है, ये बैंड किया हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस एज को क्या बोल देंगे, कर्वेचर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, कर्वेचर। अब बात करते हैं कि आपको पता होगा कि कौन सा बड़ा कर्वेचर होगा, कौन सा छोटा कर्वेचर होगा। तो जो कर्वेचर का साइज बड़ा होगा उसको ग्रेटर कर्वेचर बोल देंगे, और जिस कर्वेचर का साइज छोटा होगा, मतलब ये, तो इसको हम लोग स्मॉलर कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, 2 कर्वेचर होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा कर्वेचर्स क्या होता है, तो कर्वेचर्स का मतलब ही होता है बॉर्डर। क्या होता है, बॉर्डर ऑफ कर्व ऑर्गन्स।
बॉर्डर या फिर एज लिख सकते हैं। किसी भी कर्व ऑर्गन का बॉर्डर का बात किया जाए तो उसको हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। और कर्वेचर्स जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का। एक होता है जो ग्रेटर कर्वेचर, और उसी प्रकार से एक होता है स्मॉलर कर्वेचर। स्मॉलर बोल सकते हैं या फिर लेसर कर्वेचर बोल सकते हैं, लेसर, छोटा। दो टाइप्स होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर का फंक्शंस क्या होता है। तो जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो क्या होता है? हमारा ग्रेटर ओमेंटम। ओमेंटम कहने का मतलब एक पेरिटोनियल का डबल लेयर फोल्ड होता है, वो अटैच होता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर से। ग्रेटर कर्वेचर ये वाला एज हो गया। यहां पर क्या होगा? एक फैट लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेंटम, और ये वहां पर अटैच होता है। ठीक, वो क्या होता है? अटैच होता है। तो हम लोग बोल देंगे अटैच साइट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम। ठीक, ये था बड़ा वाला कर्वेचर का, कि जो बड़ा वाला कर्वेचर होता है उधर क्या होता है? उधर साइट ही होता है, वो जगह ही होता है कि वहां पर फैट का स्टोरेज हो। तो किसी किसी में देखे होंगे कि पेट जो फेंका हुआ होता है, जो बाहर निकला हुआ पेट होता है, तो वो क्या होता है? वो उस एरिया में फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है। उस एरिया में फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है। एक मेरा दोस्त है, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए। उसका भी क्या है कि जो ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर के पास फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो गया, जिससे वो उसका जो स्टमक है वो ज्यादा बाहर दिखता है। ठीक, तो एक मिसकंसेप्शन क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि जो फैट है उसका स्टमक बड़ा है। उसका स्टमक बड़ा नहीं होता। स्टमक का साइज वही है, स्टमक का कैपेसिटी भी वही है, स्टमक का कितना कंटेंट लेगा उसका भी उतना ही है जितना नॉर्मल पर्सन का पतले वाले का है। लेकिन उसमें क्या है कि जो ग्रेटर कर्वेचर है वहां पर जो ओमेंटम है उसमें फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके वजह से उस वाले एरिया में क्या होता है? फैट का डिपोजिशन होने के कारण जो पेट होता है, स्टमक होता है, वो थोड़ा बाहर की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो वो एक्चुअली में स्टमक नहीं होता, वो होता है फैट। ठीक, ज्यादा अपने आप पे ये नहीं सोचेंगे कि फैट जो हमारा स्टमक है वो बड़ा, स्टमक नहीं बड़ा है, वो फैट है। सो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, और वहां पर क्या होता है? फैट का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट। और देखिए एक और इसका मेन फंक्शन है कि उस वाले एरिया में इंफेक्शन से भी प्रिवेंट कराता है। प्लस पॉइंट क्या है कि इंफेक्शन से प्रिवेंट कराएगा। क्यों प्रिवेंट कराएगा? ये मेन रीजन है। देखिए फैट का एक फंक्शन क्या होता है कि वो हीट को क्या करता है? रखे हुए रहता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है इंसुलेटर होता है, जो हीट का इंसुलेटर होता है फैट, इसीलिए वो अंदर से हीट को बाहर जाने नहीं देगा। और जहां पर हीट ज्यादा होता है वहां पर इंफेक्शन का कोई चांस नहीं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होता है? उस हीट के, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, डेथ कर जाता है। ठीक, तो वो क्या करता है? इन्फेक्शन फैलाता नहीं है। ये रीजन एक प्लस पॉइंट बन जाता है मोटे वाले पर्सन में कि वहां पर क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होने देता है। ठीक, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, इसीलिए उस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पुलिसमैन। एब्डोमिनल पुलिसमैन बोलते हैं। क्या बोल देंगे उस वाले रीजन को? छोड़े नहीं लिखेंगे, आपको याद कर लीजिएगा, एब्डोमिनल पुलिसमैन। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक के एक्सपेंशन के लिए। मतलब स्टमक उससे उस वाले एरिया में ज्यादा फैलता है। ठीक, ज्यादा भोजन डाल लिए तो स्टमक उधर वाला एरिया में, ग्रेटर कर्वेचर वाला एरिया में फैलना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब उसका कैपेसिटी 3 लीटर हो या फिर 4 लीटर हो, वो फैलना स्टार्ट करेगा। लिमिट पर ही फैलेगा, ज्यादा तो फैलेगा नहीं। ठीक, जितना उसका ये होगा, औकात होगा। ठीक, तो एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सपेंशन ऑफ स्टमक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट बात किया जाता है कि उस वाले एरिया में अल्सर का भी खतरा होता है। अल्सर ज्यादा होने का वहीं पर संभावना होता है। ज्यादा संभावना नहीं होता है लेकिन होता है।
ठीक, अल्सर होता है। अब बात करते हैं लेसर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर का बात करते हैं। तो लेसर कर्वेचर का फंक्शंस क्या होता है कि वहां पर लेसर ओमेंटम होता है। वहां पर क्या होता है, यहां पर ग्रेटर ओमेंटम था तो यहां पर लेसर ओमेंटम प्रेजेंट होता है। और लेसर ओमेंटम का फंक्शंस क्या होता है कि वो अटैच रहता है लीवर से, उसको कनेक्ट करके रखता है। यहां पर सपोज कीजिए एक लीवर, एक डायग्राम बना देते हैं। यहां पर क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो ये जो होता है, ये सपोज कीजिए ओमेंटम है। ओमेंटम, ओमेंटम क्या होता है, एक लेयर्स होता है जो फैट जैसा होता है, और ये लीवर के अटैच रहता है हमारा स्टमक से। लीवर अटैच रहता है, ठीक, लीवर अटैच रहता है स्टमक से। ये इसका प्लस पॉइंट है कि अटैच करता है लीवर से हमारा स्टमक को। अब बात करते हैं कि मेनली क्या फंक्शंस होता है। अब देखिए इस वाले ग्रेटर लेसर कर्वेचर का क्या एडवांटेज है कि जो भी लिक्विड, अगर हम सॉलिड खा रहे हैं तो वो तो इधर वाला एरिया में यहां से आएगा और इधर वाला फैल जाएगा, इधर वाला एरिया में फैल जाता है। लेकिन जो भी हम लिक्विड इनटेक करते हैं, जो जूस होता है या फिर कोई पानी होता है या फिर कोई भी लिक्विड होगा, तो वो यहां से जब हम लोग डालेंगे, पीते हैं, तो वो डायरेक्ट कहां आता है, वो डायरेक्ट इधर नहीं आता है, ये डायरेक्ट हमारा ड्यूडेनम वाले रीजन में आ जाएगा। हमारा ड्यूडेनम वाले रीजन में डायरेक्ट आ जाता है। ठीक, इसीलिए जितना ज्यादा पानी जल्दी पीते हैं उतना जल्दी हमारा स्टमक में सॉरी हमारा इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक, रैपिड फंक्शंस होता है। अब बात करते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर वाले एरिया में ब्लड सप्लाई कौन से आर्टरी करता है। ठीक, कौन से आर्टरी इस वाले एरिया में ब्लड सप्लाई करता है। तो आर्टरी की बात करें तो जो लेसर कर्वेचर हो उसमें जब आयोटा से, आयोटा आता है, एब्डोमिनल आयोटा में कन्वर्ट होता है। एब्डोमिनल आयोटा से एक ब्रांच निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट या फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या बोलते हैं, ब्लड सप्लाई कौन सा आर्टरी करेगा। बात करें ब्लड सप्लाई का तो कौन सा आर्टरी करता है, तो एक लेफ्ट होगा जो लेफ्ट वाले एरिया में जाएगा, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये जो करता है इस लेसर कर्वेचर वाले एरिया में ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक, ये जो हो गया हमारा ब्लड सप्लाई हो गया। अब बात करेंगे जो स्टमक के अंदर क्या होता है, स्फिंक्चर होता है। आपको पता होगा स्फिंक्चर क्या होता है। स्फिंक्चर एक स्ट्रक्चर होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, मतलब वापस से उस वाले एरिया में वो कंटेंट नहीं आने देगा, वो ब्लॉक कर देगा। एक वैल्व टाइप का होता है। आप देखे होंगे कि जो ट्यूब में हम लोग हवा भरते हैं उसमें भी वैल्व होता है। जब एक तरफ से हवा जाता है तो उधर से हवा वापस नहीं आता है, तो उसी तरह का इसमें भी फंक्शन होगा। तो दो तरह का स्फिंक्चर होता है, एक होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्चर और एक होता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्चर। क्या होता है, और इसको हम लोग लेसर इसोफिजियल स्फिंक्चर भी बोलते हैं। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उस वही होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्चर भी बोलते हैं इसको। ठीक, और इसका मेन फंक्शन होता है जो स्टमक में कंटेंट आ गया है उसको वापस से बैक फ्लो नहीं होने देता है। ये हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर का फंक्शन, या फिर इसको कार्डियक स्फिंक्चर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक स्फिंक्चर। ये वाला जो यहाँ पर जो मसल्स दिख रहा है आपको, जो सर्कुलर मसल्स है, थिक सर्कुलर मसल्स, जिसको क्या बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्चर, उसका फंक्शंस क्या है कि वो भी फूड को रेगुलेट करता है। यहां से फूड को कंटेंट वापस इसमें आएंगे ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से वापस स्टमक में नहीं जाएंगे, बैक फ्लो को रोकेगा। इसका मेन फंक्शन है एक पाइलोरिक स्फिंक्चर याद कर लेंगे और एक हमारा कार्डियक स्फिंक्चर। अब बात करते हैं मेन इस पूरे क्लास का मेन टॉपिक के बारे में। हम लोग स्टमक के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में कि जितने भी जीआई ट्रैक में फ्रॉम इसोफेगस से एनस 4 लेयर में हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब 4 लेयर से बना हुआ है। तो स्टमक में भी लेयर्स होगा, जो लेयर्स है स्टमक का भी लेयर्स होगा, लेयर्स ऑफ स्टमक।
तो फर्स्ट लेयर क्या होगा, तो आपको पता है कि जो स्टमक का लेयर है, अगर हम इस वाले एरिया को काट कर निकालें और यहां पर रख देंगे, इस वाले एरिया को कट करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे, तो वहां पर सबसे अंदर वाला एरिया जो होगा, सबसे अंदर वाला लेयर होगा, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। फर्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे, म्यूकोसा लेयर। ठीक, और म्यूकोसा लेयर ऐसे ही म्यूकोसा नहीं बना है, इसमें 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है हमारा म्यूकोसा लेयर। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट होगा हमारा इपिथेलियल, इपिथेलियल सेल। ठीक, और कौन सा इपिथेलियल सेल्स, तो कैरेटनाइज, कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। ठीक, वो होता है। नेक्स्ट होता है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और तीसरा में आता है मस्कुलरी म्यूकोसा। ये 3 कंपोनेंट से हमारा क्या बना है, सबसे अंदर वाला लेयर, कौन सा लेयर, म्यूकोसा लेयर। ठीक, और इसका मेन फंक्शंस का बात किया जाए, इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, तो इस वाले लेयर से क्या होता है, सिक्रेशंस होता है। क्या होता है, सिक्रेशंस होता है, सिक्रेशंस। अब बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स या फिर कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, HCl वहां से निकलता है, इस वाले म्यूकोसा लेयर से HCl हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, पेप्सिनोजेन हो गया। पेप्सिनोजेन के साथ साथ रेनिन भी आता है, और ये रेनिन का किस में आता है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों में आता है। HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है इस वाले एरिया से, म्यूकोसा लेयर से। और चौथा क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिन, जी सेल्स, ये यहां पर शायद प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट लेयर हमारा जो होता है सब म्यूकोसा। देखिए इस वाले एरिया को हम कट किए, यहां पर पेस्ट किए, तो सबसे इनर लाइन हमारा क्या मिला, हमारा म्यूकोसा। इसके बाद एक लेयर होता है, थोड़ा मोटा होगा ये लेयर। ठीक, और इस लेयर का क्या नाम है, सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर। अब बात करते हैं सब म्यूकोसा क्या होता है। आप इमेज में देखेंगे कि सब म्यूकोसा कैसा दिख रहा है। ठीक, सब म्यूकोसा क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है इस वाले एरिया में। इस वाले जो लेयर है इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। ब्लड सप्लाई क्यों होता है, ये पूछने वाला कोई रीजन ही नहीं है। ब्लड सप्लाई क्यों होता है, ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, न्यूट्रिशन वहां तक पहुंच पाए, हमारा ऑक्सीजन पहुंच पाए, टिश्यू का, सेल्स का मेटाबॉलिक फंक्शंस एक बना रहे। ठीक, इस वाले रीजन से क्या होता है, वहां पर ब्लड सप्लाई होता है। और इस वाले रीजन में लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होता है, लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होता है। और आगे जाके बात करेंगे, यही लिम्फेटिक की वजह से क्या होता है, ट्यूमर का भी चांस बन जाता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ये रीजन बन जाता है, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होता है, ठीक, वो यहां पर स्टमक में आने का यही एक पाथवे बन जाता है। क्या होता है, पाथवे बन जाता है। ठीक, हम लोग ऑन्कोलॉजी के जब सीरीज स्टार्ट करेंगे, हम लोग कैंसर पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो कार्सिनोमा होता है, जो कैंसर होता है, वो मेटास्टेसिस कैसे करता है, मतलब एक वाले रीजन से दूसरे वाले रीजन में कौन कौन से पाथवे के थ्रू वो ट्रैवल करता है। ठीक, कौन कौन से पाथवे के थ्रू ट्रैवल करता है, ये बहुत मजेदार चैप्टर है और इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्स में, और इस तरह से करेंगे कि कहीं से आपका किसी चीज स्किप नहीं होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेक्चर। ये था हमारा सब म्यूकोसा लेयर, इसमें क्या था, ब्लड सप्लाई था। ठीक, अब बात करते एक यहां पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम, नर्व का, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जिसका नाम है मिशनर प्लेक्सिस। क्या है, मिशनर्स प्लेक्स।
ये क्या है, नर्व का एक नेटवर्क है। यहाँ पर नेटवर्क क्यों सप्लाई किया गया है, इस वाले एरिया में, इस वाले लेयर्स में नेटवर्क क्यों सप्लाई किया गया है, ताकि क्या करे, वहां पर सिक्रेशंस को कंट्रोल करे, सिक्रेशंस को कंट्रोल करे। कौन से वाले सिक्रेशन, तो यही सारा सिक्रेशन जो हम लोग पढ़े, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन, रेनिन, म्यूकस, ये सारे चीज को क्या करे, कंट्रोल करे। गैस्ट्रिन का सिक्रेशंस, क्योंकि गैस्ट्रिन ज्यादा सिक्रेट करेगा तो HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो खुद का स्टमक कोई खा जाएगा। अब एक चीज हमको पता होगा कि स्टमक भी क्या है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स किससे बनता है, प्रोटीन से। तो आप पता होगा HCl का फंक्शंस क्या होता है, HCl क्या करता है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देना, और पेप्सिन का फंक्शंस क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन। तो स्टमक का खुद से डाइजेशन हो जाता है, खुद से इसका खत्म हो जाता है खेला, ठीक। तो खुद से खत्म खेला ना हो, इसके लिए यहाँ पर मिशनर प्लेक्सस दिया गया है, एक नर्व सप्लाई दिया गया है, ताकि क्या करे, स्टमक के सिक्रेशंस को कंट्रोल करे, कब सिक्रेट करना है, कब नहीं करना है। जब स्टमक में फूड आएगा तभी करना है, जब स्टमक में फूड आएगा नहीं आएगा तो नहीं करना है, ठीक। तो ये है हमारा मिशनर प्लेक्सस का फंक्शंस। यहाँ पर ब्लड का फ्लो को भी कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करेगा। जो ब्लड का फ्लो है, कितना मात्रा में फ्लो होना चाहिए, कितना ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए, उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट लेयर जो आता है वो होता है मस्कुलरिज लेयर। नेक्स्ट लेयर कौन सा आता है, मस्कुलरिज लेयर। थोड़ा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे समझ जाएंगे, ठीक। मस्कुलरिज लेयर, अब देखिए मस्कुलरिज लेयर यहां से उठाए, फर्स्ट वाला म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, अब यहां पर आ गया मस्कुलरिज। तीसरा लेयर क्या हो गया, मस्कुलरिज। और मस्कुलरिज लेयर थोड़ा मसल्स वाला होता है, मतलब ये थोड़ा मोटा होगा, ठीक, थोड़ा मोटा होगा मस्कुलरिज लेयर, ठीक। तो अब बात करते हैं कि जो मस्कुलरिज लेयर होता है वो 3 पार्ट्स होता है, एक इनर, एक सेंटर और एक आउटर, ठीक। तो ये इनर, इसके बीच में सेंटर, फिर ये आउटर, ठीक। तो इनर, जो इनर लेयर होगा, जो मस्कुलरी का जो इनर लेयर होगा, उसमें क्या होगा, ऑब्लिक्यू सेल्स पाए जाते हैं। ऑब्लिक्यू मतलब टेढ़ा। कौन सा सेल्स पाया जाएगा, ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू। नेक्स्ट आता है उसके बाद में मिडिल लेयर, या फिर इसको सेंटर भी बोल देंगे, मिडिल लेयर या फिर सेंटर लेयर। उसके बाद आता है हमारा आउटर लेयर, आउटर लेयर। तो मिडिल लेयर में कौन सा सेल्स पाया जाता है, तो उसमें सर्कुलर लेयर पाया जाता है, सर्कुलर सेल्स, मतलब जो सेल्स होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक। अब फिर आता है आउटर लेयर। ये मस्कुलरिज लेयर का आउटर लेयर में कौन सा सेल्स होता है, किस तरह का सेल्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स। जो स्ट्रक्चर होगा सेल्स का वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, मतलब लंबा लंबा होगा, ठीक। कॉलमनर सेल्स देखें उसी तरह का होता है लॉन्गिट्यूडनल सेल्स। और इसका मेन मस्कुलरिज का फंक्शंस क्या होगा, तो आपको बता दूं कि मसल्स, जिस वाले एरिया में मसल्स होता है उस वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ठीक। तो ये लेयर क्या करेगा, स्टमक में जो कॉन्ट्रैक्शंस होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस होगा, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलेगा या फिर एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलेगा, जो वॉमिटिंग कराता है वहां पर एंटी पेरिस्टाल्सिस चलता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस हो रहा है, तो ये मस्कुलरिज लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, जिसके वजह से क्या होता है, चर्निंग होता है। चर्निंग मतलब मिक्सिंग, फूड केमिकल्स के साथ मिक्स होता है और काइम का फॉर्मेशन होता है। जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो रहा था तो बोलस बोल रहे थे, अब बोलस हमारा स्टमक में आ गया, उसके साथ क्या हो रहा है कि HCl क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसको काइम बोल रहे हैं। तो ये मिक्स क्यों हो रहा है, ये मस्कुलरिज लेयर के कारण। ये मस्कुलरिज लेयर में ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फूड और HCl मिक्स हो जा रहा है, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं, ठीक, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये मस्कुलर लेयर क्या फंक्शन करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, एक रिदमिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक। और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट 2 प्रकार का होता है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो आंसर बताइए कौन कौन सा, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, ठीक। जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, आपको हम ये मतलब होप करते हैं, आशा करते हैं कि वो लेक्चर को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से दिया गया है या फिर जो आपसे पूछा जा रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं, क्योंकि ये फीडबैक
मिलता है तो पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स लोग एक्टिव हैं, पता चल रहा है उनको। ठीक, तो ये था। अब बात करते हैं यहां पर क्या होता है, मस्कुलरिज लेयर हमारा ये पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बनाता है। ये मस्कुलरिज लेयर का ही होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। आपको हम पहले ही बताया कि ये थिक सर्कुलर मसल्स होता है, ठीक, जो स्फिंक्टर की तरह काम करता है। तो ये कौन सा लेयर से बना होता है, ये यहाँ पर हमारा मस्कुलरिज लेयर से ही आगे आकर ये फॉर्मेशंस किया होता है। अब बात करते हैं एक और लेयर होता है जिसका नाम है आउटर या फिर एडवेंटेशिया या फिर सिरोसा लेयर। ये 4 लेयर है हमारा स्टमक का, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिज और चौथा नंबर पे सिरोसा। सिरोसा को और क्या बोल सकते हैं, एडवेंटेशिया। ठीक, और इसको हम लोग आउटर लेयर भी बोल सकते हैं, आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट, तो इसका फंक्शंस क्या होगा, तो आउटर लेयर जितने भी ऑर्गन्स का आउटर लेयर होंगे या फिर हमारा स्किन ही है जो आउटर लेयर है, तो मेनली इसका क्या फंक्शन है, स्किन का क्या फंक्शन है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक, हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो मेनली इसका यही फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन का। क्या इसका फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन का फंक्शंस होता है। ठीक, और फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है। जो आजू बाजू में इसके साथ ऑर्गन होंगे उसके साथ बार बार चिपकेगा, फिर आगा, फिर घर्षण होगा उसमें, तो उसमें फ्रिक्शंस होता है। ठीक, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। एडवेंटेशिया जो आउटर लेयर होता है वो प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई के। जो हमारा स्टमक है, जो ग्रेटर कर्वेचर है या फिर लेसर कर्वेचर, तो पूरे स्टमक में कौन कौन से आर्टरीज का सप्लाई है, ठीक, जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ब्लड सप्लाई जो होता है तो उसमें क्या होता है, एक आर्टरी होता है और एक वेन होता है। तो ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई में क्या होता है, आर्टरी होता है। तो कौन कौन से आर्टरी इस स्टमक में प्रेजेंट होंगे, तो एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, मार्कर को चेंज करना पड़ेगा। एक होता है आर्टरी, आर्टरी रेड कलर से होता है तो इसलिए रेड मार्कर से लिखेंगे। तो एक होता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर कौन सा आता है, एक आता है लेफ्ट गैस्ट्रो इपीपुलोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो इपीपुलोइक आर्टरी, नाम ऐसा ही है, क्या ही कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक और होगा, क्या होगा, लेफ्ट राइट गैस्ट्रो इपीपुलोइक आर्टरी। और चौथा 5वां नंबर में आता है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और ये जो आर्टरी होता है जो शॉर्ट होता है वो हमारा शॉर्ट वाला रीजन में जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर वाला रीजन में। ये पाइलोरस वाला रीजन में ये क्या होता है, उसका ब्लड सप्लाई होता है। अब बात किया जाए इसका वेन्स के बारे में, यहाँ पर आर्टरीज गया है, न्यूट्रिशन सप्लाई किया, O2 दिया तो वहां से CO2 निकला और भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स निकले सेल से। ठीक, मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स होता है वो निकला वहां से, तो वो वेन के थ्रू कहा जाएगा, हमारा हार्ट के पास जाता है। तो कौन सा वेन यहाँ पर होगा, ब्लू कलर से वेन कौन से कलर से होगा, वेन ब्लू कलर होता है। तो वेन कौन सा होगा, वेन आपको पता है कि पोर्टल वेन होता है, पोर्टल वेन, हेपेटिक नहीं, पोर्टल। तो पोर्टल वेन एक ऐसा वेन होता है जो बहुत ही मोटा होता है, ठीक, मोटा होता है, और मोटा होने के साथ साथ बहुत सारे एरिया से क्या होता है उसमें ब्लड सप्लाई जाता है। जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, थोड़ा बहुत इसोफेगस से भी होता है, स्प्लीन से होता है, ठीक। तो उधर से जितना वेन से बनता है तो वो कन्वर्ट होकर आता है हमारा पोर्टल वेन में। ठीक, पोर्टल वेन कहा जाता है, पोर्टल वेन देखिए यहीं पर है पोर्टल वेन, यहाँ से एक वेन निकला और ये हमारा स्टमक वाले रीजन में आया या फिर इंटेस्टाइन से गया, और ये पोर्टल वेन, यही वेन हमारा लीवर के पास जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन में बहुत ज्यादा रिच क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब होता है ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के पास जाता है।
ठीक, लीवर के पास जाता है, ये होता है हमारा पोर्टल वेन, बहुत इंपॉर्टेंट वेन्स होता है। ठीक, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे किसी एक टॉपिक, किसी एक वीडियो के थ्रू, क्योंकि ये पोर्टल वेन का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कहानी आएंगे जो आपको एंजॉय करेंगे, आप बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो लेसर कर्वेचर है, ये वाला रीजन लेसर कर्वेचर, तो लेसर कर्वेचर के पास कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, तो इसमें कौन सा करता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और एक क्वेश्चन है कि जो ग्रेटर कर्वेचर है उसमें कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, ग्रेटर वाला में कौन सा ब्लड सप्लाई करता है। तो आपको हम ऑप्शंस दे रहे हैं ग्रेटर वाले के लिए, ये या फिर ये तीनों में से कोई एक टिक करके आप भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब नर्व सप्लाई के बारे में। क्या बात करेंगे? नर्व सप्लाई के बारे में। तो नर्व सप्लाई भी होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो फंक्शंस को रेगुलेट कौन करेगा? अपने से तो होगा नहीं। नर्वस सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट होता है, एक ऐसा हेड क्वार्टर होता है जहां से हर एक सिचुएशंस को करने और नहीं करने के लिए एक वहां पर ऑर्डर दिया जाता है। ठीक, तो नर्व सिस्टम की बात किया जाए तो वहां पर दो तरह का एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, दो तरह का नर्व सप्लाई होता है। एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक और एक दूसरा कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक। तो अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में तो डिफरेंस पता होगा। पैरासिम्पैथेटिक वो सिचुएशंस होता है जिसमें हमारा बॉडी रिलैक्सिंग पीरियड में आता है, ठीक, और सिंपैथेटिक उसको बोलते हैं जिसमें हमारा बॉडी क्या होता है, एक अचानक से बहुत घबरा जाता है, भागने दौड़ने वाला काम होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, एक वेगस नर्व होता है जो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक मूड लाता है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व। इसके वजह से क्या होता है, हमारा सिक्रेशंस इंक्रीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सिक्रेशंस को। ये तो बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है। ठीक, इंक्रीज करता है सिक्रेशंस को और मोर्टेलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो आप पढ़े होंगे जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शंस होता है तो उसमें हमारा जितने भी जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, वो बढ़ जाता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए डाइजेशन होने लगता है, यूरिनेशन होगा। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक वाला कंडीशन में। सिंपैथेटिक वाला कंडीशन में सारा चीज और स्टॉप हो जाएगा, जितने भी, तो भागते दौड़ते क्या खाना पचेगा, भागते दौड़ते क्या यूरिन होगा, नहीं होगा, तो वो सारे कंडीशंस बंद हो जाते हैं। ठीक, वो सारे कंडीशंस बंद हो जाते हैं। क्या होता है, बंद हो जाता है। तो जितने भी सिंपैथेटिक में कौन सा नर्व आएगा, तो T6 से निकला हुआ जितने भी नर्व होते हैं, स्पाइनल नर्व, थोरैसिक नर्व, थोरैसिक प्लेक्सस, तो T6 से T9 तक जितने भी नर्व स्पाइनल कोड से निकलेंगे वो कहां आएंगे, स्टमक के पास, और उसमें जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको डिक्रीज करा देते हैं, डिक्रीज एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी जैसे हमारा सिक्रेशंस हो रहा था, सिक्रेशंस बंद कर देगा, मोर्टेलिटी हो रहा था, मतलब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा था, उसको भी बंद कर देगा। ये है हमारा नर्वस सिस्टम का पोर्शंस। अब बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी के बारे में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमको इसको समझना बहुत जरूरी है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ टिश्यू। हम स्टमक का एक लेयर काट कर लाए, ये रीजन्स हम काटे और माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कौन कौन सा कंटेंट मिला, हमको कौन कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हिस्टोलॉजी में। हमको हिस्टोलॉजी किए, हिस्टोलॉजी क्या होता है स्पेलिंग, हिस्टोलॉजी। जब हिस्टोलॉजी हुआ तो उसमें बहुत सारे सेल्स मिले, बहुत सारे क्या मिले, सेल्स मिले। एक उसमें सेल्स मिला पैराइटल सेल्स, क्या मिला, पैराइटल सेल्स मिला। ठीक, आपको पता होगा कि पैराइटल सेल्स का क्या फंक्शंस है। तो पैराइटल सेल्स का मेन फंक्शंस क्या होता है कि देखिए, हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी में ये जानना होता है कौन कौन से सेल्स मिलता है, क्या क्या कंटेंट होता है, लेकिन हम कंटेंट के साथ साथ उसका फंक्शंस भी पढ़ेंगे ताकि टॉपिक थोड़ा जल्दी कवर हो। ठीक,
तो HCl का सिक्रेशन कराता है, और उसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल्स होता है जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ हमारा आरबीसी का मैचुरेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, तो ये बात करते हैं हम HCl के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि HCl का मैकेनिज्म्स क्या होता है, HCl बनता कैसे है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खजाना है, ट्रेजर है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, तो हम बात करेंगे कि HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए HCl, देखिए अगर हम इस वाले लेयर को काटे, तो सपोज कीजिए हमको एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर ब्लड सप्लाई हुआ, एक ब्लड सप्लाई मिला, ब्लड मिला, और ये कौन सा आर्टरी है मुझे भी नहीं पता। ठीक, कौन सा आर्टरी है ये मुझे भी नहीं पता। और इसके जस्ट बाद एक सेल्स मिला, एक सेल्स मिला जिसका नाम है म्यूकस सेल्स। क्या नाम है? म्यूकस सेल्स। उसी के बाजू में क्या था हमारा? पैराइटल सेल्स। क्या था? पैराइटल सेल्स। इसका नाम नहीं लिखेंगे, पैराइटल सेल्स था। और उसके बाद क्या था हमारा? चीफ सेल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा चीफ सेल, और ये हमारा ब्लड सप्लाई, और इस ब्लड सप्लाई से इस वाले सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो बात करते हैं पैराइटल सेल्स के बारे में कि पैराइटल सेल्स का प्रोडक्शन जो होता है HCl कैसे कराता है, HCl कैसे होता है। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? CO2 भर भर के होता है। CO2 क्या होता है? भर भर के CO2 होता है। तो CO2 क्यों भर भर के होता है? क्योंकि यहां से जो O2 सप्लाई हुआ, और O2 यहां पर O2 मेटाबॉलिज्म हुआ, और O2 से यहां पर CO2 निकला, तो इसलिए इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? CO2 होता है। और ये CO2 एंटर करता है हमारा पैराइटल सेल्स में, और CO2 हमारा बाइंड करता है किससे? वाटर के साथ। वाटर प्रेजेंट होता है इसमें, तो वाटर के साथ बाइंड करके यहाँ पर कार्बोनिक क्या होता है? एसिड बनाता है हमारा H2CO3। वीक एसिड है, लेकिन एसिड है। लेकिन फर्दर क्या होता है कि ये यहां पर एक एंजाइम पड़ता है इस कंपाउंड पे, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसको डिसोसिएट कर देता है बाइकार्बोनेट में प्लस हमारा H+, मतलब हाइड्रोजन्स में तोड़ देता है। अब बात करते हैं, ये था अंदर का बात। अब बात करते हैं कि यहां पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होता है। यहां पर क्या होता है? ट्रांसपोर्टर्स होता है। ठीक, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है सोडियम आयन चैनल। सोडियम आयन चैनल। ठीक, एक और ट्रांसपोर्टर होता है, एक और ट्रांसपोर्टर होता है हमारा, जिसका नाम है प्रोटॉन पंप। इसका क्या नाम है? प्रोटॉन पंप, या फिर हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, या फिर इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। और एक और ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोराइड आयन चैनल। क्या नाम है इसका? क्लोरीन आयन चैनल। ये बेसिकली चैनल्स होता है। ठीक, अब देखिए ये कुछ मैकेनिज्म्स इसमें सेल में हो रहा था। कौन सा सेल है ये? पैराइटल सेल्स में ये रिएक्शंस हो रहा था। तो अब क्या होता है कि यहां पर ये हाइड्रोजन इस ट्रांसप्रोटॉन पंप के थ्रू निकलता है, और ये जो एरिया है वो हमारा स्टमक है, ल्यूमेन है। ठीक, ये हमारा ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन वाला एरिया गया। देखिए ये ब्लड वेसल्स, ये सेल्स, और ये ल्यूमेन, जो स्टमक का खाली एरिया है, ये ल्यूमेन। और ल्यूमेन में क्या निकलता है हमारा? H+ आयंस। और H+ आयंस पॉजिटिव आयंस के बजाय एक पॉजिटिव आयंस इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है, जिसका नाम है पोटेशियम। और इसी वजह से क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पोटेशियम चैनल बोलते हैं, प्रोटॉन पंप बोलते हैं। ठीक, और प्रोटॉन पंप का फंक्शन क्या था? जो HCl निकला, यहां से जो डिसोसिएट हुआ था बाइकार्बोनेट और H+ में, और ये H+ कहां गया? हमारा स्टमक के अंदर आ गया, मतलब यहां पर H+ आ गया। H+ आ गया। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट जो होता है, अब हम बात करते हैं कि ये जो है, ये पोटेशियम है, वापस से इस पोटेशियम चैनल्स के थ्रू वापस से यहां पर आ गया, ल्यूमेंस में वापस से आ गया।
क्योंकि अपना जो पोटेंसी है उसको मेंटेन किया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर एक ट्रांसपोर्टर होता है। इस वाले एरिया में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है और उस ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटी पोर्टर। पोर्टर क्या नाम है इसका, बाइकार्बोनेट क्लोराइड, बाइकार्बोनेट क्लोराइड, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटी पोर्टर, एंटी पोर्टर। ठीक, और ये चैनल्स का क्या फंक्शन है कि जो बाइकार्बोनेट है यहां पर डिसोसिएट हुआ था, वो बाइकार्बोनेट को इंटरस्टेशियल स्पेस में लाएगा और यहां से उसके ये नेगेटिव चार्ज है और इसके बदले यहां से क्लोरीन को अंदर ले जाएगा, सीएल को अंदर ले जाएगा। जो इंटरस्टिशियल स्पेस में सीएल मतलब क्लोरीन था, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज के बदले एक नेगेटिव चार्ज को एंटर करेगा पैराइटल सेल्स में और ये क्लोरीन हमारा क्लोरीन आयन चैनल से वापस से इस ल्यूमेन में प्रेजेंट हो जाएगा। ये यहां से कहा जाएगा, ल्यूमेन में। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ल्यूमेन में आएगा और ल्यूमेन में दोनों बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद HCl का प्रोडक्शन कर देगा। क्या करेगा, HCl का प्रोडक्शन कर देगा। दिस इज द फुल मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस हाउ टू HCl प्रोड्यूस। लेट्स अगेन रिपीट, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ब्लड वेसल्स एंड हियर द बिसाइड द म्यूकस सेल्स एंड पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, CO2 होता है। CO2 बाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इस वाले सेल्स में आता है, पैराइटल सेल्स में, और पहले से क्या होता है, वाटर होता है, CO2 और H2O दोनों कंबाइन करके बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3 और H2CO3 के क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम्स के प्रेजेंट में। तो HCO3 और H प्लस आयंस डिसोसिएट हुआ, दोनों अलग अलग हो गया। तो ये H प्लस आयंस किया गया, प्रोटॉन पंप के थ्रू बाहर निकल गया, ल्यूमेन में आ गया। ठीक, एक प्रोसेस खत्म हो गया और ये H प्लस के बदले एक पोटेशियम अंदर गया और ये पोटेशियम वापस से पोटेशियम आयन चैनल के थ्रू फिर से बाहर आ गया। एक प्रोसेस खत्म। अब बात करते हैं, ये बाइकार्बोनेट यहाँ पर बचा हुआ है, बाइकार्बोनेट फिर से इंटरस्टिशियल स्पेस में चल जाएगा, ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टल ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक, और इसके बदले में एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा पैराइटल से में और ये क्लोरीन इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, क्लोराइड आयन चैनल्स के थ्रू वापस से ल्यूमेन में आ जाएगा और H प्लस आयंस और Cl दोनों कंबाइन करके HCl का प्रोडक्शन कर देता है। ये तो फुल मैकेनिज्म हाउ टू HCl प्रोड्यूस। ठीक, HCl का प्रोडक्शन हो गया। ठीक, ये था फुल मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कि HCl का प्रोडक्शन होता क्यों है, कौन उसको स्टिमुलेट करता है, कोई स्टिमुलेट करेगा तभी तो यहां पर क्या होता है, वैगस नर्व का सप्लाई होता है। ठीक, ये जो पैराइटल सेल्स होता है इस वाले रीजन में क्या होता है, वैगस नर्व का सप्लाई, और वैगस नर्व क्या करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। ठीक, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज करता है। हमारा सिग्नल जब मिलता है ब्रेन से तो वो एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करेगा और एसिटाइल कोलिन जब भी इस ट्रांसपोर्टर पे पड़ता है तो ये ट्रांसपोर्टर एक्टिव हो जाता है और ये पूरा फुल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिससे HCl प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हिस्टामिन के प्रेजेंस में भी ये फुल मैकेनिज्म होता है और हिस्टामिन की वजह से भी क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए हम लोग H प्लस आयंस को बंद करने के लिए क्या करते हैं, हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन देते हैं, H2 ब्लॉकर देते हैं। ठीक, हिस्टामिन ब्लॉकर देते हैं, एंटी हिस्टामिन, सॉरी H2 ब्लॉकर नहीं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। ठीक, और एक और ड्रग होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। प्रोटॉन पंप, इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा, उस वाले ड्रग को क्या बोलते हैं, पेंटोप्राजोल। ठीक, ओमिप्राजोल, ये सब आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। ये हमारा हो गया ड्रग्स का बात कि इस वाले ड्रग्स पर एक्शन दिखाता है। ठीक, तो ये ड्रग्स का बात नहीं, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, वापस आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, अब ये पूरा था हमारा HCl के बारे में। और देखिए एक और बात कि HCl का प्रोडक्शन का कुछ स्टेज होता है, कुछ स्टेज होता है, सिक्रेशन का कुछ स्टेज होता है, स्टेज ऑफ सिक्रेशन। तो ये कब कब सिक्रेट होता है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज सोचते हैं जब हमारा फूड माइंड में होता है, मतलब हम कुछ चीज खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि हमको खाने का मिल जाता तो हम ये खाते, इसका टेस्ट ऐसे आता है, तो जब ये सोचते हैं हम तो क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन होता है, तो ये फर्स्ट फेज हो जाएगा हमारा, जिसको बोलते हैं सिफाइलिक फेज। सिफाइलिक फेज। नेक्स्ट क्या होता है कि HCl का प्रोडक्शन कब होगा, जब स्टमक में हमारा फूड कंटेंट जाएगा। जब हम खाना खाएंगे, खाना हमारा फूड हमारा स्टमक में पहुंच जाएगा, तब HCl का प्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज। जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक फेज। तीसरा क्या होता है कि जब वो स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, तो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद थोड़ा थोड़ा HCl का सेक्रेशंस, HCl का सिंथेसिस होता है, क्योंकि जो बचे हुए हैं फूड कंटेंट उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब ड्यूडेनम में चला जाता है तब HCl का प्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज। तो ये 3 फेज थे जिसमें HCl का प्रोडक्शन होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट हमारा जब फूड ब्रेन में था, मतलब जो सोच रहे थे उसके बाद HCl का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक, कभी कभी हम लोग जीभ ही करते हैं, टंग करते हैं, तो उसमें वॉमिटिंग आता है। क्यों आता है? दिस इज द सिफालिक फेज। हम लोग टंग को स्टिमुलेट कराते हैं, टेस्ट वहां पर आता है, टेस्ट की वजह से हमारा सिग्नल्स प्रोड्यूस होता है, हमारा ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से वैगस नर्व स्टिमुलेट होता है और एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जिससे हमारा पैराइटल सेल्स एक्टिव होता है और HCl का प्रोडक्शन करता है। तो जब देखिए, अब HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत हार्ड होता है, HCl का जो pH होता है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक, और बहुत हार्ड होने के कारण क्या होता है कि अगर हम फास्टिंग स्टेज में है तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0.8 से लेकर 1 तक होता है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब लोहा को भी पिघला देगा, किसी मेटल्स पे पड़ जाए तो मेटल्स को तोड़ देगा। ठीक, इतना होता है। ठीक, और जब हम खाना खाते हैं तो 4 से 5 हो जाता है, लगभग 3 से 4 pH हो जाता है। ठीक, ये होता है कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो। अब बात करते हैं कि एक नेक्स्ट बात आता है जिसमें हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर को भी क्या किया था, रिलीज किया था, पैराइटल सेल्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शंस होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है हमारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B12 के रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों? अगर विटामिन, अगर अब सपोज कीजिए एक यहाँ पर क्वेश्चन होता है, अगर आपके बॉडी से स्टमक को हटा दिया जाए, आपके बॉडी से स्टमक को हटा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक, बेसिकली क्या प्रॉब्लम अराइजेज होंगे, आपके स्टमक को निकाल देंगे तो मेरा मानना यह है, और साइंटिफिक स्टडीज से यह मालूम किया गया है कि अगर आपके बॉडी में स्टमक हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और एक चीज का कमी हो जाता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का कमी हो जाता है, और यही इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने से क्या होता है, जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था विटामिन B12, और इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाएगा, जिससे हमको पर्निशियस एनीमिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैगलोब्लास्टिक या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, आरबीसी इमेच्योर होता है। ठीक, जब इमेच्योर आरबीसी हो जाएगा तो हमको जितना कैपेसिटी चाहिए, जितना बॉडी का ऑक्सीजन का डिमांड चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, इसीलिए जो हमारा बॉडी होता है बहुत लो फील करता है, फटीग फील करता है। ये सारा कुछ रीजंस बन जाता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर का होने और ना होने से। ठीक, अब बात करते हैं, फर्स्ट हम लोग हिस्टोलॉजी में देखे थे पैराइटल सेल्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चीफ सेल्स, ये वाला सेल चीफ सेल। तो चीफ सेल्स का क्या फंक्शन है कि चीफ सेल्स क्या करता है, रेनिन का सिक्रेशन करता है। चीफ सेल्स का रेनिन और पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट हमारा सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीफ सेल, और चीफ सेल का एक और नाम है जाइमोजाइम, जाइमोजेन, सॉरी जाइमोजेन, जाइमोजाइम नहीं जाइमोजेन। और जिस सेल्स के आगे जेन लग गया सफिक्स में, दैट विल प्रोड्यूस द इनएक्टिव एंजाइम, मतलब वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो इससे कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, तो इससे एक पेप्सिनोजेन होता है। ठीक, और एक और रिलीज होता है हमारा जिसका नाम है रेनिन। रेनिन इज नॉट दैट प्रोड्यूस बाय द किडनी, रेनिन वो नहीं है, उसमें सिर्फ सिंगल एन होता है, इसमें डबल एन होगा। ठीक, और ये रेनिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। ठीक, बच्चों में पाया जाता है, और इसका फंक्शंस क्या होता है, मिल्क को कडलिंग करने का, मिल्क को जमाने के लिए।
ठीक, मिल्क को जमाने के लिए। और यही रीजन होता है कि जो बच्चा दूध पीता है लिक्विड वॉमिटिंग करता है क्लोटिंग फॉर्म में। ठीक, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बच्चा तो दूध पिया था लेकिन माठा कहां से निकल गया, दही कहां से निकल गया, तो ये एक्चुअल रीजन होता है हमारा रेनिन, RENNIN, दिस इज द ओनली रीजन। अब बात करते हैं पेप्सिनोजेन का। पेप्सिनोजेन का फंक्शंस क्या होता है कि जब पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इस पे जब HCl वर्क करता है, इस पे HCl वर्क करेगा तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। किसका डाइजेशन के लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड से हमारा अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। तो ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेप्सिन, दिस इज द मेन रोल ऑफ पेप्सिन। अब पेप्सिन ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होता है जब तक से पेप्सिनोजेन पर HCl कोई एक पॉजिटिव हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होता है वो नहीं उस पर एक्ट करेगा, तब तक से हमारा पेप्सिनोजेन एक्टिव नहीं होगा। और एक बार पेप्सिनोजेन एक्टिव हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, तो वापस से यही पेप्सिन जितने भी पेप्सिनोजेन है सबको एक्टिवेट करते रहेगा, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाते रहेगा। ठीक, और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव पेप्सिन निकलने लगा तो हमारा स्टमक तो खुद से डाइजेस्ट हो जाएगा, खुद से डाइजेस्ट हो जाएगा। पेप्सिन का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कराना। अगर एक्टिवेटेड ये जो चीफ सेल्स है या फिर जाइमोजेन है, अगर डायरेक्ट पेप्सिन रिलीज करता है तो पेप्सिन यहाँ पर पड़ता है और यहाँ का पोर्शन डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान बहुत नेचर हम लोग सोच समझ कर ये बॉडी को ऑर्गेनाइज किया है कि क्या होता है कि हमको एक इनएक्टिवेटेड बनाया, फिर एक्टिवेट करेगा, फिर फंक्शंस करेगा, इस तरह से इसका फंक्शंस होता है। ठीक, अब बात करते हैं रेनिन का। तो रेनिन का फंक्शंस क्या होता है कि रेनिन का मेन फंक्शंस क्या होता है कि रेनिन पर जब हमारा जो एक क्या होता है, एक एंजाइम होता है, वो भी क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैसिनोजेन। जब कैसिनोजेन इस पे एक्ट करता है, रेनिन इस पे एक्ट करता है तो कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। कैसिन एक प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को कर्डलिंग करने का या फिर कोआगुलेट करने के लिए। और कोआगुलेट करने के बाद जब मिल्क जम जाएगा पेट में, तब वहां पर हमारा पेप्सिन वर्क करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा रेनिन एक एक्स्ट्रा हार्मोन्स होता है, सॉरी एंजाइम्स होता है जो बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए हमारा, तो अब आता है तीसरा नंबर का सेल जिसको हम लोग बोल रहे थे म्यूकस। और ये हिस्टोलॉजी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक म्यूकस सेल मिला। और म्यूकस सेल्स का क्या फंक्शंस मिला कि जो म्यूकस सेल्स है वो दो चीज का रिलीज करता है। एक तो म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये म्यूकस ही एक ऐसा इकलौता मात्र बॉडीगार्ड होता है जो HCl यहां से रिलीज होता है तो ये म्यूकस पूरा इस वाले लेयर पे क्या होता है लेप किया होता है। और यही कारण होता है कि जितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HCl हमारा खुद को नहीं जला पाता, जो स्टमक होता है उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां पर पहले से म्यूकस का सिक्रेशन हो गया रहता है। और म्यूकस एक स्टिकी पदार्थ होता है, स्टिकी मटेरियल्स होता है जो HCl का जो कोरोसिव एक्शन होता है उससे प्रिवेंट कर देता है, कोरोसिव एक्शन नहीं होने देता है। ठीक, ये म्यूकस का फंक्शन है। उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस का रिलीज करता है। क्या करता है ये म्यूकस? बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उस एनवायरनमेंट को एसिडोसिस वाले कंडीशन को एल्कलोसिस कंडीशन बना सके, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल पीएच एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। दिस इज द ओनली फंक्शंस ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके साथ में एक और सेल्स मिला जिसका नाम है जी सेल। ठीक है, जी सेल। तो जितने इससे पहले जितने सेल्स के बारे में डिस्कस किए सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, सारे क्या कर रहे थे? एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन हिस्टोलॉजी जब स्टडी किया गया टिश्यू में तो जो जी सेल्स था वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन का फंक्शंस क्या है कि ये गैस्ट्रिन क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रेशंस के लिए। इंक्रीज सिक्रेशन किसका करता है? HCl का। जितना ज्यादा गैस्ट्रिन फंक्शंस करेगा उतना ज्यादा HCl का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा मोबिलिटी होगा। स्टमक का क्या होगा?
मोबिलिटी या फिर मोटालिटी, जो भी आप बोलते हैं बोल सकते हैं। ठीक, दिस इज द ओवरऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं कि हम स्टमक के फंक्शंस क्या होता है। तो सबको पता है कि स्टमक का फंक्शन क्या है। स्टमक का मेन फंक्शन होता है कि फूड का स्टोरेज करेगा, टेम्पोरली स्टोर करता है फूड को। ठीक, और देखिए अब बात करते हैं फूड को स्टोर करता है तो स्टोर करने का भी टाइमिंग होता है। कार्बोहाइड्रेट का अलग टाइमिंग हो जाएगा, प्रोटीन का अलग टाइमिंग होगा और लिपिड का अलग टाइमिंग होता है। तो सबसे ज्यादा फूड में कौन से फूड ज्यादा देर तक रहता है, तो वो होता है फैट। फैट वाले जितने फूड होते हैं, जब जितने ऑयल खाए, ब्रेड खाए, पकौड़ा खाए या फिर समोसा खाए, तो वो सारे चीज ज्यादा देर तक रहता है, मैक्सिमम 7-8 आवर तक रहता है। एक बार समोसा 4 समोसा खा लिए तो 8 घंटा तक आपको खाने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं मतलब उतना बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसका स्टमक में डाइजेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन रिलीज होता है और पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। और यहाँ पर डाइजेशन होता है 2 प्रकार का होता है, एक केमिकली और एक मैकेनिकली। केमिकली मतलब केमिकल्स के थ्रू, केमिकल्स आया डाइजेशन हुआ। ठीक, और मैकेनिकली मतलब एक मशीन के थ्रू, मतलब कि वहां पर मिक्सिंग मशीन चलता है, उसके थ्रू डाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर का ओवरऑल सारा फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में। ये सारा चीज पढ़ने का क्या फायदा है, हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ये सारा चीज का क्या वहां पर यूज होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लिनिकल कोरिलेशन में क्या होता है कि डायग्नोसिस करना आना चाहिए। जितने ये सारा चीज पढ़ लिए तो हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर सके। तो आपको हमको बताना पड़ेगा कि जो HCl का ओवरऑल प्रोडक्शन हाई हो गया था, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में कुछ घाव बना दे रहा था, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा हमारा पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब हाईली HCl का प्रोडक्शन होता है तो हमारा स्टमक का जो लाइनिंग होता है वो क्या होता है, उसमें घाव हो जाता है। HCl होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसके वजह से घाव हो जाता है, तो उस घाव को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक, और पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और मोस्टली कौन से वाले एरिया में ज्यादा होने का चांसेस होता है, तो ये लेसर कर्वेचर है, इस वाले एरिया में ज्यादा होने का चांसेस होता है। ठीक, और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ बीइंग होइंग। होइंग मतलब होने का कारण, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। ठीक, तो होने का कारण क्या होता है, होने का कारण हो जाएगा हमारा हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक, हेलिकोबैक्टर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, और उसके साथ साथ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे पैरासिटामोल, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन, ये सारा ड्रग्स क्या करते हैं, अल्सर कराने का कॉजेज है। क्यों, क्योंकि इनको हाईली एसिडिक पीएच चाहिए भाई, ज्यादा एसिडिक पीएच में ये सब ड्रग्स एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं जूलिंजर-एलिसन सिंड्रोम। जूलिंजर-एलिसन सिंड्रोम ये याद रखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। तो जूलिंजर-एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, वैगस नर्व पे ज्यादा फंक्शन होता है, जिसकी वजह से HCl हाईली प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा एडिशन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है HCl का, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर फिर से वही पेप्टिक अल्सर होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है पर्निशियस एनीमिया, जो इंट्रिंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी से हो रहा था। ठीक, ये था हमारा पर्निशियस एनीमिया। फिर आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस वो कंडीशन होता है जो हमारा पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक हमारा स्फिंक्टर है, उसमें क्या होता है, स्टेनोसिस होता है। मतलब कि ये वाला एरिया जो है इतना चौड़ा है, तो वो क्या होता है, इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा थोड़ा सा होता है। मतलब इस वाले एरिया में फूड का ज्यादा सप्लाई नहीं हो पाता है, फूड कंटेंट मतलब ड्यूडेनम वाले एरिया में नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा सा दब जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक, और मेनली ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिला है, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन आता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मतलब कि ट्यूमर। ठीक, ट्यूमर। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कहां पर होता है ज्यादा, तो मोस्ट कॉमन जो होता है लेसर कर्वेचर में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने का कारण होता है। क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यहां होने का कारण होता है वहां पर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, और मेनली जो कैंसर होता है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से ही होता है, वहां उसी से भी क्या होता है, वहां से मेटास्टेसिस करता है। क्रूकेनबर्ग बताएंगे बाद में उसके बारे में। ठीक, अब बात करते हैं ज्यादा होता है, ठीक, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू होता है। तो अब ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, टोटल ओवरऑल स्टमक के बारे में हम लोग जान गए। ठीक, पूरा वाइडर एरिया को हम लोग कैच कर लिया। अब इसके बाहर से तो कुछ आने वाला है नहीं, पूरा ये एक ट्रिजर, ये खजाना वीडियो था जिसमें आपको सारा चीज मिल गया। ठीक, और ओवरऑल ज्यादा जितना भी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आपके मेडिकल स्टूडेंट है, बी फार्मा वाले हो, ठीक, डी फार्मा वाले हो, या फिर GNM वाले हो, BSc नर्सिंग वाले हो, MSc वाले हो,
एमबीबीएस वाले हो, तो सारे ओवरऑल इससे ज्यादा कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो ओवरऑल दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ आवर स्टमक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। सो all the best to all the student about this topic and thank you।